हेलो गाइस, शुरू करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 1 है सेट्स थ्योरी। देखिए सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। देखो कलेक्शन होता है मतलब किसी चीज को इकट्ठा करके बोलना। वेल डिफाइंड वर्ड क्या है? यानी कि सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स को अगर इकट्ठा करके रख दे हम लोग कहीं पे तो उसको सेट बोलते हैं हम लोग। ये वेल डिफाइंड क्या होता है? ये वेल डिफाइंड रिलेटेड होता है यूनिवर्सल ट्रुथ से। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या है कि जो चीज मेरे लिए सच है वो सबके लिए सच होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 सोन ऐसे चलते जाएंगे। तो देखो आप इस नेचुरल नंबर के बारे में किसी से भी पूछो तो उनका सेम ही आंसर आएगा कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और सोन चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो गया और वेल डिफाइंड भी हो गया। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि एक सबका आंसर एक जैसा है उस चीज को लेके। ठीक है, अब मैं बोलूं होल नंबर बताइए तो होल नंबर सबको पता है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, तो सबका सेम आंसर आएगा। दूसरा, अब मैं बात करता हूं कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं बोलूं आपके पास, आप एक क्रिकेट की टीम बनाइए, क्रिकेट टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स। अब देखो ये जो 11 बेस्ट क्रिकेटर्स हैं, अब देखो यहाँ पे ना एक वर्ड होता है। जैसे सेट की बात करूं तो कलेक्शन तो होता है ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आया बेस्ट। ये जो बेस्ट वर्ड है ना, ये सबका अलग अलग होता है। अब अगर आपको कोई कहे कि आप लोग है ना पूरी इंडियन क्रिकेट के जितने भी प्लेयर हैं उनमें से 11 बेस्ट प्लेयर छाड़ दो, तो वो सबका बेस्ट अलग अलग होगा। किसी को विराट कोहली अच्छा लगेगा, किसी को रोहित शर्मा अच्छा लगेगा, किसी का धोनी बेस्ट है। तो बेटा आप उस बेस्ट वर्ड पे जाएंगे ना तो वो सबका अलग अलग हो जाएगा सेट। यानी कहने का मतलब क्या बेटा, जिस भी सेंटेंस में या जिस भी कलेक्शन में आपके पास बेस्ट वर्ड आ जाए, मोस्ट वर्ड आ जाए, तो ये वो वर्ड है जिनकी वजह से वो सेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये बेस्ट और बेटर और मोस्ट ये सबका अलग अलग होता है। तो जिन भी सेंटेंसेस में ये वर्ड लिखे जाएंगे उनको आप लोग सेट नहीं कह सकते। सेट होना चाहिए वेल डिफाइंड, यानी कि सबके लिए एक ही आंसर। एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो आप बोल रहे हो घर पे फर्नीचर सेट, फर्नीचर सेट। अब फर्नीचर सेट क्या होता है सबको पता है। आप किसी को भी बोलो फर्नीचर सेट क्या होगा तो सबके दिमाग में एक ही बात जाएगी, सोफा सेट, बेड, ड्रेसिंग टेबल और उसके साथ जो भी सामान आता है वो सारा का सारा फर्नीचर सेट। तो उस सेट में क्या आप सबको पता है कि एक जैसे ही ऑब्जेक्ट मिलेंगे। एक और डिनर सेट, जो डिनर सेट होता है वो भी क्या होता है? डिनर सेट, यानी कि एक जैसे ऑब्जेक्ट। आपको पता है डिनर से रिलेटेड जितने भी बर्तन होंगे वो उसके अंदर मिलेंगे, दैट इज डिनर सेट। तो कहने वाले एक जैसे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन आई थिंक क्लियर होगी आप लोगों को। वेल डिफाइंड वर्ड किससे बना? यूनिवर्सल ट्रूथ से, जो सबके लिए एक जैसा आंसर दे। अब आपको बोला जाए कि एक कलेक्शन ऑफ, अगर मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ, ऑल द मंथ of a year beginning with letter J, यानी कि आप ऐसे मंथ्स का कलेक्शन बनाइए जिनका नाम जो है वो जे से शुरू होता हो। जैसे आपके पास क्या बना? जनवरी, जून एंड जुलाई। अब देखो ये जितने भी हैं आपके पास 3 मंथ बने। अब देखो आप किसी से भी पूछो ये 3 मंथ क्या, हर कोई जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नाम यही बताएगा, किसी से भी पूछो। तो कहने का मतलब ये एक सेट हो गया, यानी कि जिसके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ, कहने का मतलब क्या, सबका आंसर एक जैसा है, उसे क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। दैट इज द डेफिनेशन फॉर सेट। ओके, अब देखिए इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। पहले डिनोट, कि भाई डिनोट किससे किया जाता है सेट को? डिनोट बेटा आप किसी भी एनी कैपिटल लेटर से कर सकते हैं। एनी कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का, यानी कि मान लो ए से डिनोट कर दिया, ए इज अ सेट है, बी सी सो ऑन,
एक्स वाई जेड, किसी भी अल्फाबेट से आप किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डिनोट कर सकते हो। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करूं मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है सेट की, दो तरह से करते हैं हम लोग। एक जो रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, पहली रिप्रेजेंटेशन जो सेट की है वो है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इसका दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। एक रोस्टर फॉर्म, दूसरी कौन सी, टेबुलर फॉर्म। मतलब इसी को टेबुलर बोलते हैं, रोस्टर का दूसरा नाम टेबुलर है। और दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको दूसरा नाम होता है इसी का रूल मेथड, रूल मेथड। ये दो तरीके से आप लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो सेट को रोस्टर फॉर्म का क्या होता है, मान लो ए कोई सेट है हमारे पास, अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट के बीच में रख दूं 1 2 3 4 5, तो देखो ये जो इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मैंने नंबर लिखे हैं, डिजिट लिखे ना, इनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ अ सेट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स भी बोलते हैं और इनको एंट्री भी बोलते हैं, दोनों तरह का नाम यूज करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट और एलिमेंट ऑफ सेट ए बोलते हैं इसको, जैसे 1 हो गया एलिमेंट ऑफ सेट ए है, तो इसको एलिमेंट भी बोलते हैं और एंट्री भी बोलते हैं। ओके, अब देखो अगर मान लो कुछ एलिमेंट्स या एंट्रीज को आप कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिख देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। जैसे एग्जांपल में बोलूं कि मैंने बी कोई सेट लिया 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब देखो ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि बी एक सेट है किसका, नेचुरल नंबर का। आप किसी से पूछो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो देखिए जब भी आप एलिमेंट्स को विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हो, एलिमेंट को डिफाइन करके, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ओके, अब इसी चीज को हम लोग क्या, अगर सेट बिल्डर की बात करूं तो सेट बिल्डर का मतलब होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। यानी कि देखो आप, मैं बी का एग्जांपल लेता हूं, आपने बी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, बी इज अ सेट, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। अब देखो ध्यान से, अब ये जो ये भी और ये भी दोनों एक चीज है, लेकिन देखो इसमें क्या लिखा आपने, एलिमेंट्स को लिखा है, इसमें क्या लिखा आप लोगों ने, एक स्टेटमेंट लिख दी। अगर आप किसी चीज को स्टेटमेंट की फॉर्म में, यानी किसी सेट को अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, देखो चीज दोनों एक ही है, ये इसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं, इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन देखो इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। अब देखो इस सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए, सेट ऑफ का मतलब होता है कर्ली ब्रैकेट। अगर आप ये यहां से कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। अब देखो ये ऑल नेचुरल नंबर कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो दैट मींस क्या है कि स्टेटमेंट होगी कि इसके अंदर क्या आएंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म होगी, और ये कौन सी होगी, रोस्टर फॉर्म। यानी कि आपको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सेट को, पहला कौन सा है, सेट की रोस्टर फॉर्म, दूसरी कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि एलिमेंट्स को अगर विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म बनेगी, और एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा आपको, और अगर मान लो स्टेटमेंट को लिखते हैं तो स्टेटमेंट की फॉर्म में तो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी। ओके, ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन थी बेटा सेट। सिंबल्स एंड सेट को पढ़ते हुए जो हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सिंबल्स, इंपॉर्टेंट सिंबल्स। पहला सिंबल जो आपके पास, देखो ऐसे कोलन दो बिंदी लगी मिलती हैं ऐसे, और इसको आप लोग ऐसे भी लिखते हैं स्लैश करके, तो इसका मतलब होता है सच दैट। क्या मतलब होता है इसका, सच दैट, सच दैट इसका मतलब। दूसरा जो होता है आपके पास, ये देखो वी बनाओ, वी को ऐसे कट कर दो, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। और इसको क्या बोलते हैं, फॉर एवरी भी बोलते हैं, फॉर एवरी, फॉर ऑल बोलो, फॉर एवरी बोलो। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरा, आपने आज तक मैथ में ऐसे ऐसे साइन देखे नहीं है, लेकिन अब आप पढ़ोगे। ठीक है, ऐसे, इसका मतलब होता है इट इंप्लाइज दैट, इट इंप्लाइज दैट, इट इंप्लाइज दैट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ जो सिंबल है, अगर मान लो आपको कोई कहीं पे भी एन लिखा हुआ है, कैपिटल एन लिखा हुआ है मैथ्स में, तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर।
कहीं पे W लिखा हुआ था, क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। पांचवा सिंबल। छठा सिंबल क्या होता है, देखो अब रैशनल नंबर क्या हो जाए, ये होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ अ रैशनल नंबर। अब देखो इसके ऊपर अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, क्यू पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। सिमिलरली अगर आपके पास क्यू नेगेटिव लिखा मिलेगा तो उसका मतलब क्या है, ऑल सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ये आपको छोटे छोटे सिंबल्स लिखे मिलते हैं। सातवां जो सिंबल है आपके पास वो जेड, जेड बोले तो इंटीजर्स। जेड क्या होते हैं आपके पास, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की बात करूं तो कौन से, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब आपको ये भी पता चल जाएगा जेड पॉजिटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जेड नेगेटिव कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ये छोटे छोटे सिंबल हैं जो आपको यूज करने पड़ते हैं, आगे आगे जब भी आप सम करेंगे तो उनमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद आठवां सिंबल है रियल नंबर का, R4 क्या होता है, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, कोई भी मैथमेटिक्स में जो आप नंबर यूज करते हैं उनको रियल बोलते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव रियल नंबर को आप R+ से शो करते हैं और नेगेटिव को किससे शो करते हैं, R नेगेटिव से शो करते हैं। तो ये कुछ सिंबल हैं जो आपको बार बार तंग करेंगे। एक आपके पास कर्ली ब्रैकेट में आपको बता ही चुका हूं, कर्ली ब्रैकेट होती है। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, सच दैट, फॉर ऑल, इट इंप्लाइज दैट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स एंड रियल नंबर, ये आपको पता होना चाहिए सेट की फॉर्म में। ओके, टाइप्स ऑफ सेट। हाँ, यस, टॉपिक है बेटा आपके पास टाइप्स ऑफ सेट में। देखिए टाइप्स ऑफ सेट में क्या होता है, आपके पास जो सेट होते हैं नॉर्मली वो चार टाइप के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। दूसरा होता है आपके पास इनफाइनाइट सेट। तीसरा होता है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। और चौथा होता है आपके पास एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। इसको नल सेट भी बोलते हैं, इसको जीरो सेट भी बोलते हैं, ठीक है, और वॉइड सेट भी बोलते हैं। ये सारे इसी के नाम है, वॉइड सेट। अब देखो फाइनाइट सेट, जैसा नाम वैसा काम। फाइट का मतलब क्या, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिनको आप गिन सको, गिनती में गिन सके, उन नंबर्स को, उन सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने ए कोई सेट लिखा, 1 2 3 4, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3, तो आप गिन सकते हो 4 एलिमेंट्स को। बी कोई मैं सेट लिख रहा हूं, यहां पे समझना, 1 2 100 ऑन आपके पास 100, तो देखो आपको पता है फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए, तो आप फर्स्ट और लास्ट अगर आपको दे रखा तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे जैसे भी आपके जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट होगा, बीच में चाहे कुछ है, तो उनको आप सबको फाइनाइट बोलते हैं, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकें। दूसरा कौन सा, इनफाइनाइट, तो क्या लिखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट वर्ड आपको पता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिना ना जाए। जैसे मैंने एक कोई वो ले लिया, सेट ले लिया, 1 2 3 सो ऑन। अब इस सो ऑन कभी खत्म नहीं होता है, सो ऑन ये चलता जाएगा, आप गिन नहीं पाओगे इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। अच्छा मैंने लिखा यहाँ पे बी कोई सेट लिखा, 100 101 102 सो ऑन। अब देखो 100 के बाद गिनती कितनी आएगी, ये भी आप काउंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट आए, उन्हें क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। नाम की बात करते हैं तीसरे पे, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट। सिंगल से क्या बना, सिंगलटन सेट, यानी जिसकी सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट हो। जैसे मैंने ए कोई सेट लिखा जिसके अंदर ए एक एलिमेंट डाल दिया, तो ये क्या होगा, सिंगलटन सेट हो गया, जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट मिले।
अच्छा, चौथा जो आपके पास है वो क्या है, एम्प्टी सेट, नल सेट, जीरो सेट, वॉइड सेट, एक ही बात होती है। इसको हम लोग फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव से। इसका मतलब है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, विच हैव नो एलिमेंट, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए सेट के अंदर, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नल सेट बोलते हैं या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं। या तो आप फाइव से रिप्रेजेंट करो इसको, या फिर क्या करो, कर्ली ब्रैकेट ऐसे, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं डालना आपको, खाली ऐसे लिखना है। हाँ, एक बात और दिमाग में रखना है, अगर मैं ऐसे लिख दूं जीरो, तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं रहा, ये जीरो इज अ एलिमेंट, जीरो एक एलिमेंट होने से कौन सा सेट बन जाएगा, सिंगलटन बन जाएगा, सिंगलटन सेट। क्लियर है? तो जीरो सेट का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए। या तो आप फाइव से रिप्रेजेंट करो या फिर खाली कर्ली ब्रैकेट्स लिख दीजिए आप लोग। ये तो चार टाइप के सेट होते हैं आपके पास, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन और एम्प्टी। अच्छा, इन्हीं से रिलेटेड कुछ चीजें और, यस, नेक्स्ट है आपके पास इक्वालिटी ऑफ सेट, इक्वालिटी ऑफ सेट। अब इक्वालिटी ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी दो सेट है, मान लो ए कोई सेट है आपके पास, एक दो तीन, बी कोई सेट है आपके पास, तीन दो एक, मान लिया। तो ये दोनों सेट आपके पास क्या है, इक्वल है, ए और बी सेट। देखो इक्वालिटी पढ़ने से हमें एक चीज का और पता होना चाहिए, इक्वालिटी पढ़ने से पहले, वो होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, दैट इज इट्स कार्डिनल नंबर। जैसे मान लो n, मैंने एक सेट लिया a, b, c, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसको लिखते हैं na बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज इक्वल टू 3, 1 2 3, तो ये इसका कार्डिनल नंबर हो गया। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, दैट इज इट्स कार्डिनल नंबर। तो देखो अगर मान लो दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, इक्वल बनाना हमें, तो क्या होना चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए। एक कंडीशन तो क्या है आपके पास, कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल, यानी कि सारे के सारे जो भी सेट आपको इक्वल बनाना है उसका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट आर सेम, सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसके अंदर एक चीज और लिख रहा हूं, नोट करके लिख लेना, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता, कि ऑर्डर आगे पीछे कैसे भी लिखो ऑर्डर मैटर नहीं करता। दैट मीन्स देखो, जैसे मैंने ए कोई सेट लिखा, ऊपर एग्जांपल लिखा मैंने 1 2 3, बी कोई सेट लिखा 3 2 और 1, तो देखो आप यहां से a इज इक्वल टू बी लिख सकते हो, क्योंकि देखो जो एलिमेंट a के अंदर है वो b के अंदर भी है, और a का कार्डिनल नंबर कितना है 3, तो b का भी कार्डिनल नंबर कितना है 3, तो इस यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू बी हो गया। एक दो कंडीशन होनी चाहिए इक्वालिटी ऑफ सेट के लिए, पहली चीज आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, दूसरी आपके पास क्या बेटा, दूसरी चीज कार्डिनल नंबर दोनों का सेम होना चाहिए, तभी आप इक्वल बोलते हैं सेट को। ठीक है, एक चीज और इसी के अंदर, इक्वेशन ऑफ सेट, कंपैरिजन ऑफ सेट्स। अब अगर मैं बोलूं मेरे पास दो सेट दे रखे हैं, एक ए सेट है 1, एंड एक बी सेट है आपके पास y, 3, और आपको कह दे कोई भी कि a इज इक्वल टू बी है, ये गिवन है, इफ a इज इक्वल टू बी देन फाइंड x एंड y, x एंड y। देखो एक कंपैरिजन का मतलब क्या है कि आपके पास आपको गिवन कंडीशन है कि a और b दोनों इक्वल दे रखे हैं दोनों सेट, तो आप उस यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालो। अगर देखो a और b इक्वल है ना, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल मिलेंगे, यानी कि देखो ये x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, और y के आगे क्या, देखो इसका पहला एलिमेंट y है, इसका पहला 1 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,
तो ये होता है कंपैरिजन ऑफ सेट, यानी कि दो सेट को कंपेयर कैसे करें। लेकिन कंपेयर करने के लिए भी कंडीशन वही है, कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। और पहला एलिमेंट पहले के इक्वल आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल आ जाएगा, दैट इज कंपैरिजन। ओके, थैंक यू।